वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों कंप्यूटर देख रहे हैं वीडियो री एग्जाम और वीडियो के एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में देखा था पता या फिर एड्रेस के बारे में पढ़ा, उसके बाद सूचना संग्रहण का केंद्र, ये सारी चीज़ें हमने देखी। बिट बाइट के बारे में पढ़ा, डेटा किस प्रकार से कंप्यूटर में स्टोर होता है, बिट के रूप में, बाइट के रूप में, बाइनरी डिजिट के बारे में जाना हमने, और एक एक करके हमने सारी चीज़ें देखी, जैसे कि सारी इनपुट डिवाइसेस देख चुके हैं, आउटपुट डिवाइसेस देख चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट दिया गया है ASCII से दिया गया है, ये एक प्रकार का जो है इंटरफेस होता है, इंटरचेंज होता है। इसको देखते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका संक्षिप्त रूप होता है ASCII। यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला न्यूमेरिक कोड है जिसका यूज़ ABC जैसे कैरेक्टर, नंबर्स और चिन्हों को दर्शाने के लिए करते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर पर जो कैरेक्टर दर्शाते हैं, ABC नंबर्स जो दर्शाते हैं, उनके लिए इसी कोड का यूज़ करते हैं जिसको ASCII कहा जाता है। फुल फॉर्म इसका याद रखना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। यहाँ पर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जरूर याद रखें, इसी में ऑप्शन जो होता है वो कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, इन्हीं को चेंज कर देंगे। इसके अलावा ये जो कोड है इसमें 7 या 8 बिट का इस्तेमाल डेटा को दर्शाने के लिए करते हैं। 7 बिट से केवल 128 कैरेक्टर को ही कोडेड किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने ASCII के बारे में जाना। ये जो है ये कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला, चिन्ह और जो द्विआधारी कोड होते हैं इनको निश्चित किया है। इनका यूज़ आप इसी कोडिंग के कारण कर पा रहे हैं। कंप्यूटर में सारी चीज़ें जो डली होती हैं, जिनका आप प्रयोग करते हैं, प्रोग्रामिंग जो होती है, वो सब कोडिंग का काम है, उसके अंदर कोडिंग की जाती है। जैसे आप कुछ भी एप्लीकेशन आप आजकल स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं तो उसके पीछे जो होता है ना, उसका एक सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है, उसमें कई सारी कोडिंग की जाती है, ठीक है। तो अलग अलग कोडिंग की जाती है। आप जो नंबर्स ABCD ये सारी चीज़ें करते हैं, या फिर जो कई नंबर से ऐसी जो संख्याओं का यूज़ करते हैं, ये सब इस कोडिंग के कारण पॉसिबल हो पाया है, ASCII के कारण, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया है। यहाँ अगला आगे जो आपको दिया गया है, जो विश्व की करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को निश्चित करता है। कई सारे इसमें जो है चिन्ह जो है इसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, इसकी कोडिंग इसमें की गई है। नए मानक को यूनिकोड कहा जाता है, इसको यूनिकोड कहा जाता है। ये जो नया मानक है इसको यूनिकोड कहते हैं। इसके बाद अगला दिया गया है, एक और कोड के बारे में आपको यहाँ बताया गया है, EBCDIC। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसे एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट कोड द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसका यूज़ 1950 से 60 के दशक में मुख्य रूप से IBM जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है अमेरिका की, उसे मेन फ्रेम और IBM मध्यम परास के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में किया था। तो ये काफ़ी पुराना कोड है जिसका प्रयोग IBM कंपनी के द्वारा मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया गया था पहले। इसके बाद है BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये इसका संक्षिप्त रूप है। इसके फुल फॉर्म आपको जो बीच बीच में मिल रहे हैं सारे याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो है इसमें डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के बजाय डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को उसके 4 अंकीय बाइनरी तुल्यांक से प्रतिस्थापित कर दिया जाता था। इसे 4 बिट BCD कोड कहा जाता था, 4 बिट BCD कोड इसको कहते थे। इसके बाद अगला दिया गया है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट के बारे में, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो प्राइमरी मेमोरी कहें या फिर मुख्य मेमोरी कहें या फिर इंटरनल मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज कहें, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो इसी को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। जो प्राइमरी स्टोरेज होती है इसी को मैन मेमोरी भी कहते हैं, मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU आपका जो है कंप्यूटर का, जिसको दिमाग कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, सीधे इससे संपर्क रखता है, इसके कनेक्शन में होता है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ा ही रहता है, तभी तो इसको प्राइमरी मेमोरी कहेंगे। प्राइमरी जो मेमोरी है, प्राथमिक जो मेमोरी है, इसकी गति तीव्र होती है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित है और कीमत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसके नुकसान और फायदे हो गए, लाभ और हानि हो गए। यह सामान्यतः अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, ये याद रखना है। ये एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है कि जो प्राथमिक मेमोरी है वो कैसी है, तो वो अस्थायी मेमोरी होती है। अब ये कौन कौन सी है, रैम है, रोम है और कैश मेमोरी है।
कैश मेमोरी तो आपके स्मार्टफोन में भी होती है, रैम होती है। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो कैश मेमोरी कई बार आपको अगर फ़ोन खाली करना है तो आप कैश मेमोरी को डिलीट करते जाते हैं। कैश डेटा जो आपका होता है उसको आप डिलीट कर देते, तो उसका आपका फ़ोन काफ़ी खाली हो जाता है, क्योंकि आपकी कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है, कई सारी चीज़ें जो है कैश मेमोरी में सेव रहती हैं, ताकि आप उसका जल्दी से यूज़ कर लें। अगर आपने गूगल पर जाकर कुछ सर्च किया है तो वो आपकी कैश मेमोरी में चला जाएगा। अगर आपने फिर से अगले दिन वो सर्च किया है तो वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है ना। कई बार आपके कीपैड में काफ़ी सारी चीज़ें रहती, क्लिपबोर्ड में डली रहती, ये सब कैश मेमोरी का ही कमाल है। अगला दिया गया है, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज़ कर रहा होता है तब उसे मेन मेमोरी में रखा जाता है। मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये दोनों ही इसके अंतर्गत आएंगी। ये अंतर्गत लिखा हुआ है, अंतर्गत मतलब इसके अंदर, अंतर्गत इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है। मेन मेमोरी यानी कि वही प्राथमिक मेमोरी जिसको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, ये रैम और रोम होते हैं। जब कंप्यूटर पर कार्य हो रहा होता है तो प्रोग्राम और डेटा को कंप्यूटर मेन मेमोरी में लोड कर लेता है। जब काम चल रहा है तो उस समय जो प्रोग्राम है, जो डेटा है, वो सब प्राथमिक मेमोरी में चला जाएगा, मेन मेमोरी में रहेगा, तथा उस कार्य पर जो है काम चलता रहता है। जब डेटा को सेव करते हैं तब वह सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से सेव हो जाता है। तो जब आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कुछ बना रहे हैं, कोई फाइल बना रहे हैं, आपने कुछ लिखा है, तो वो प्राथमिक मेमोरी में सेव होता चला जाएगा। ठीक है। और आपका जो ये प्राइमरी मेमोरी में सेव होता जाएगा तो आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको परमानेंटली सेव नहीं किया है डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में, तो वो आपका अस्थायी ही रहेगा, स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी कैसी है, प्राइमरी मेमोरी कैसी है, वो अस्थायी मेमोरी है। कुछ समय के लिए रहेगा आपका डेटा, लेकिन अगर बीच में लाइट चली गई, अगर आपने सिस्टम को बंद कर दिया, वापस से आपने खोला, तो वो आपको डेटा आपका नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि वो आपने सेव नहीं किया था, उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपने नहीं भेजा था। तो ये यहाँ पर आपको बताया गया है। अगला लिखा है यहाँ पर, अगला फैक्ट दिया गया है, कंप्यूटर मेमोरी से कैरेक्टर को सीपीयू तक भेजने तथा सीपीयू कंप्यूटर मेमोरी मतलब जो प्राइमरी मेमोरी है उससे जो कैरेक्टर हैं उनको सीपीयू तक भेजने और फिर सीपीयू से मेमोरी तक कैरेक्टर को लाने में जो समय लगता है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं। कभी कभी लिखा रहता है कंप्यूटर एक्सेस कर रहा है, तो वो एक्सेस टाइम कहलाता है। एसडी रैम का एक्सेस टाइम 10 नैनो सेकेंड से भी कम होता है। जो एसडी रैम होती है उसका जो टाइम है, उसका एक्सेस टाइम जो है, मतलब इतना सारा काम करना, कैरेक्टर को कंप्यूटर सीपीयू तक भेजना, सीपीयू से मेमोरी तक कैरेक्टर को लाना, ये सारा जो प्रोसेस है वो 10 नैनो सेकेंड से भी कम होता है, मतलब बहुत स्पीड है। रैम जो है, रैम का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर डाटा को का एक संग्रहण का एक रूप है, मतलब डेटा को यहाँ पर आप क्या करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी ही तो है, यह एक अस्थायी मेमोरी है। अब यहाँ पर आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में एक एक करके बता रहे हैं। 2 प्रकार की होती है, एक तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रोम रीड ओनली मेमोरी। तो पहले अभी हम रैम के बारे में पढ़ रहे हैं। रैम के बारे में बताया गया है अस्थायी मेमोरी है, ये दोनों ही अस्थायी है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी ही अस्थायी है। यह एकीकृत परिपथ जो इंटीग्रेटेड आपका सर्किट होता है इसके रूप में संग्रहित डेटा को किसी भी क्रम में एक्सेस होने की अनुमति प्रदान करता है। रैम में डाटा कोई भी हिस्सा अपनी भौतिक स्थिति चाहे डेटा के पिछले हिस्से से संबंधित हो या ना हो, इन सब की परवाह किए बगैर निर्धारित समय में वापस आ सकता है। यदि यह सिस्टम की आवृत्ति पर काम करती है तो एसडी रैम कहलाती है, जो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त हो रही है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक अस्थायी मेमोरी है, अतः इसमें संग्रहित डेटा तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रैम के बारे में बताई गई। जब किसी कंप्यूटर पर कोई क्रमादेश लागू होता है तो वह कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी रैम में स्थित हो जाता है। कंप्यूटर में रैम मेमोरी का वह स्थान होता है जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डेटा स्थायी रूप से वर्तमान प्रयोग के लिए सुरक्षित रहता है। डी रैम का मतलब क्या होता है, डायनामिक रैम, और एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, और एस और डी को मिला दो तो डायनेमिक स्टैटिक एस डी रैम बन जाता है। और दोनों ही रैम के प्रकार हैं, परंतु डी रैम एस रैम से सस्ता, कम बिजली खपत करने वाला होता है और यह एस रैम की तुलना में धीमा होता है। एस रैम यहाँ पर स्टैटिक रैम का बताया गया है और डायनेमिक रैम बताया गया है कि इन दोनों की तुलना में तेज, और जो स्टैटिक रैम है आपका वो डायनेमिक रैम की तुलना में, जो डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसकी तुलना में तेज होता है। कंप्यूटर में सामान्यतः कैश मेमोरी के रूप में प्रयुक्त होने वाली मेमोरी है। तो आपको जो कैश डेटा मिलता है, जो आपकी कैश मेमोरी है, वो स्टैटिक रैम का ही पार्ट है।
ठीक है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह डायनेमिक रैम से काफ़ी तेज होता है। गतिशील रैम स्टैटिक रैम की तुलना में धीमा होता है। डायनेमिक रैम की यहाँ बात की गई है, क्योंकि गतिशील रैम, गतिशील मतलब जो डायनेमिक है, डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। डायनेमिक रैम तभी तक काम करता है जब बिजली की सप्लाई मिलती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर डाटा संग्रहण का एक रूप है। अब यहाँ पर रैम का ही बता दिया, और जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर उपयोग में किए गए प्रोग्रामों के निर्देश को संग्रहित करता है। ठीक है, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी है कंप्यूटर को, ठीक है, तो वो आपका रैम में या फिर कैश मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ आपको तुरंत मिल जाएगी। ये आप अभी कीपैड का यूज़ करते हैं तो आप देखते होंगे, जैसे आपने कभी रैम वर्ड ही टाइप कर लिया, ठीक है, या फिर आपने राम वर्ड टाइप कर लिया, या फिर आपकी किसी दोस्त का नाम टाइप कर लिया, एक बार टाइप कर लिया। नेक्स्ट टाइम आप जब वो टाइप करेंगे, अगर आपने अपनी कैश मेमोरी डिलीट नहीं की है, अगर आपने इरेज नहीं की है, तो आप अगर नेक्स्ट टाइम टाइप करेंगे तो आपको वो टाइप किया कराया मिल जाएगा कीबोर्ड में, आपको ऊपर लिखा आ जाएगा वो, तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये इसका काम होता है। इसके बाद यहाँ पर स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का दिया गया है, तो ये हमने अभी पढ़ लिया है। अब रैम का दिया गया है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। इसे वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलाटाइल मतलब अस्थायी प्रकार की मेमोरी, क्योंकि इसमें डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक कंप्यूटर की पावर सप्लाई रहती है। पावर सप्लाई ऑफ हो गई तो डेटा नष्ट हो गया, मतलब कंप्यूटर को बंद किया तो डेटा चला गया। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तब तक डेटा रैम में ही रहता है। कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हैं तब तक डेटा रैम में रहेगा। आपने अभी कोई वर्ड, MS वर्ड खोला, यहाँ पर कुछ फाइल बना ली, उसके बाद आपने पावर पॉइंट खोल लिया, उसमें कुछ फाइल बना ली, ठीक है, इसको आपने क्लोज कर दिया, इस पे फाइल, तो अभी आपका डेटा रहेगा। लेकिन अगर आपने पावर सप्लाई बंद कर दी तो दोनों का डेटा चला जाएगा। ये यहाँ पर बात बताई गई है। डेटा सेव करते ही सेकेंड मेमोरी में चला जाता है, जिससे डेटा नष्ट होने का खतरा नहीं रहता है। देखो, आपने देखा होगा कि आपने कोई फाइल इंपॉर्टेंट बनाई है तो आप उसको सेव करते जाते हैं, उसको सेव करते जाएंगे तो वो डेटा स्टोर होता जाएगा। ठीक है, रैम एक अस्थायी या फिर वोलाटाइल मेमोरी है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जो कंप्यूटर ऑन रहने पर डेटा मतलब डाटा रखती है, सप्लाई बंद हो जाती तो डाटा नष्ट हो जाता। रैम भंडारण क्षमता के आधार पर कई साइज में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, रैम की कई सारी साइज होती हैं, जैसे 512 MB का, 1 GB का, 2 GB का। आपके फ़ोन भी इसी प्रकार से आते हैं कि कितनी GB रैम है आपके फ़ोन में। ठीक है, अब तो काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज आने लगी है। ये कार्य के आधार पर दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब हमने स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में जान लिया है। तो यहाँ तक अभी हमने प्राथमिक मेमोरी के बारे में जाना। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। और रैम के बारे में हमने जाना, रैम भी दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम होता है। दोनों जान लिए हमने, क्या किसका काम है, कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो है, सब कुछ देखा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रोम के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके आगे देखेंगे। तो रोम रीड ऑनली मेमोरी, ये भी प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है, जिसको मेन मेमोरी कहते हैं, और अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी है। तो अभी हम वोलेटाइल मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद नॉन वोलेटाइल मेमोरी पढ़ेंगे, जो स्टोरेज होती है, जो स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल है, उसको भी देखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मोर अपडेट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। वहाँ से आप जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लगातार हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो के एग्जाम के लिए भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।